अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह टॉपिक है हीमोरॉइड। हीमोरॉइड्स को बोलते हैं हिंदी में बवासीर। बवासीर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है। हमको लगता है कि जहाँ जिस राज्य में, जिस जिला में, जिस प्रखंड या अनुमंडल में वहाँ के लोग यदि ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, ज़्यादा मीट वगैरह खाते हैं, वहाँ पे उसके चलते बवासीर डेवलप हो जाता है। तो हमारे चंपारण में बवासीर का बड़ा मरीज है और बवासीर का मरीज के लिए हम इसलिए यह वीडियो बना रहे हैं कि इसमें लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि बवासीर से बचाव कैसे करेंगे, बवासीर होता क्या है, उसका इलाज क्या होता है। आजकल जो बवासीर का इलाज के लिए आजकल कुछ रक्सौल के एरिया में सुनने में मिला है कि चांसी लोग बवासीर का इलाज करते हैं, जिनको भी मालूम नहीं है कि बवासीर कितने प्रकार का होता है, एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है। तो कभी कभी बाहर वाला काट कूट के धागा होगा से बांध के निकाल लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा नस कट जाता है जहाँ पर ब्लड डायरेक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। एक दो केस रक्सौल में हुआ है ऐसा। तो नीम हकीम खतरे दान, तो कहने का मतलब कि वह बवासीर का जो ऑपरेशन करते हैं जिससे खून डायरेक्ट हो जाता है और आदमी मर जाता है, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे लोग के झांसे में नहीं आना है, एक बढ़िया जगह पे अच्छा से सर्टिफाइड होकर उसका इलाज या उस बीमारी को समझना है। और सुनते हैं तो यहाँ पे कुछ मद्रासी है, वो एक बवासीर का 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपया लेता है और उसमें भी केवल काम ठीक कर देता है, कोई काम खराब कर देता है। गाँव के लोगों को भी जानकारी नहीं है तो लोग उसके चंगुल में फंस के इलाज करा रहा है। जनरली बवासीर अब कितने प्रकार का होता है, कितना एंगल होता है, एक बार हुआ तो दोबारा भी हो सकता है, तिबारा भी हो सकता है। यह चीज लोग नहीं जानता है कि बवासीर का ऑपरेशन अगर एक बार हो गया तो दोबारा तिबारा भी हो सकता है उसको बवासीर। क्योंकि बवासीर में मेन क्या चीज है कि जब पैखाना, मानते हैं कि इतना पतला पैखाना की नली है, रास्ता है और यह स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, अगर इस पतले से रास्ता में कोई मोटा चीज इन करेगा तो टीयर हो जाएगा, टीयर मतलब फट जाएगा। तो बवासीर वाले पेशेंट को क्या हो जाता है कि ज्यादा मिर्च मसाला या ज्यादा मटन चिकन खाने से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन में हम कल बता रहे थे, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि लैट्रिन जो स्टूल होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल पड़ा रहता है, आके फिर रेक्टम से होके जो एनस में बाहर निकलता है, तो स्टूल क्या होता है, स्टूल का पानी सूख जाता है और स्टूल हार्ड हो जाता है। और हार्ड होके क्या जब वो आएगा तो वहां के वाल को रप्चर करते हुए, फाड़ते हुए, चिरते हुए आएगा। तो उसके चलते वह गंदा जगह है, जब स्टूल कड़ा हुआ तो वहां पे इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फेक्शन लग गया। जब छील दिया तो जहां भी कोई टिश्यू इंजर्ड होगा वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। अगर वहां पे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन बाद इन्फेक्शन लगेगा और इन्फेक्शन के बाद बवासीर का फॉर्मेशन होगा। हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए पीछे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 भाग होता है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन और ट्रांसवर्स कोलन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे आइएगा तो रेक्टम होता है और रेक्टम के बाद नीचे आइएगा तो एनस होता है। एनस में 2 प्रकार का स्पिंचर पाया जाता है, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर होता है। तो बवासीर जब भी डेवलप करेगा एनस के पार्ट में ही डेवलप करेगा, या तो एक्सटर्नल स्पिंचर में डेवलप करे या इंटरनल स्पिंचर में डेवलप करे। यानी रेक्टम और एनस से रिलेटेड जो बीमारी है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद, जिसमें सूजन हो जाने के बाद वहां पे जो बीमारी पैदा होती है उसको हेमोरॉइड बोलते हैं। अब देखिए होता कैसे है कि रेक्टम का डायग्राम है, वहां पे देखिएगा तो एनस का जो पार्ट है, यह जो एनस का नीचे, रेक्टम के निचले पार्ट में एनस होता है। तो एनस का जो पार्ट है उसके नीचे वाला को एक्सटर्नल स्पिंचर बोलते हैं, ऊपर वाला को इंटरनल स्पिंचर बोलते हैं। तो एनस के जब पार्ट में जो होता है, एनस के जो एनस का वाल है, उस वाल में क्या है, उस वाल में क्या है कि आया हुआ है कौन भेन, रेक्टल भेन आया हुआ है। कौन भेन आया हुआ, भेन मानते हैं कि एनस का ही वाल है, तो इस एनस के वाल में यहाँ पे क्या आया है, रेक्टल भेन आया हुआ है। और यह रेक्टल भेन जो रहता है वह क्या रहता है, ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। मतलब कि रेक्टल भेन में क्या रहेगा, इसके आसपास एक भेन का या नर्व का, माने भेन आएगा चाहे नर्व आएगा, इसका एक नेटवर्क आएगा। मतलब कि यहाँ पे एक भेन नहीं होके गुच्छा का, अंगूर के गुच्छा ऐसा 5-7 भेन इधर, 5-7 भेन इधर, दोनों साइड में, जहां जहां उसका रेक्टल भेन का जो साइट है वहां पे ग्रुप में प्रेजेंट रहता है भेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां पे भेन
और नर्व जो है ग्रुप में प्रेजेंट रहे, मतलब 3-4 से अधिक की संख्या में उपस्थित रहे, नेटवर्क में उपस्थित रहे, उसको प्लेक्सस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो वेन प्लेक्सस होगा या फिर नर्व का प्लेक्सस होगा जो ग्रुप में होगा। और इसी के जो प्लेक्सस जो है वहां पे क्या हो जाए, किसी कारण से अगर स्टूल कड़ा हुआ और यहाँ जो ग्रुप है वेन और नर्व का, जो प्लेक्सस है, रेनल प्लेक्सस जो डेवलप किया हुआ है, रेक्टल वेन जो आया हुआ है, और यहाँ पे जो प्लेक्सस है, तो हार्ड स्टूल के आने चलते यहाँ पे क्या हो गया, फट गया, इंजोर्ड हो गया, छिला गया। तो छिलाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्क्रेच लगेगा तो यहाँ पे स्टूल के पार्ट के सटने के चलते या गंदा जगह होने के चलते कहाँ यहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप होगा। और जब इन्फेक्शन कहीं डेवलप होता है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, दर्द होगा, बुखार डेवलप होगा। अब जैसे यह प्लेक्सस में क्या हो गया कि रप्चर हो गया, वह हेमोरॉइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाएगा। क्या जाएगा, हेमोरॉइड प्लेक्सस के नाम से जाना जाएगा। और यह क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है। और जब प्लेक्सस जब क्या होता है, जब इन्फ्लाम्ड हो जाता है तो यह एक पाउच बना लेता है, या एक पॉच मैंने पॉकेट ऐसा रखने बना लेता है, और पॉच बना के वह क्या करेगा, नीचे झूल जाएगा, तो वहीं हेमोरॉइड दिखाई देगा। अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो होता है उसमें आप हाथ से या फिर फील करके उंगली से उस हेमोरॉइड का जो पैचेज जो आया है, प्लेक्सस बनने के बाद जो पैच बना हुआ है, वह पैच को आप फील कर सकते हैं। और इंटरनल प्लेक्सस जो होता है, जो एनल के इंटरनल स्पिंचर के वाल में रहता है, उसको आप इंटरनल से पता लगा सकते हैं। प्रोक्टोस्कोपी होता है, प्रोक्टोस्कोपी द्वारा उसको डायलेट करके देख सकते हैं। अंत में एक्सटर्नल पैचेज बना हुआ है, उसको तो कोई भी देख के काट के निकाल लेगा। इंटरनल पैचेज में क्या होता है, जो स्पोर्ट सर्जन है वह वहां पे जाके प्रॉपर तरीका से निकाल लेगा। ग्रुप जितना है वहां के वेन को, आजकल लेजर सर्जरी होता है, तो लेजर सर्जरी क्या होता है कि वहां का जो वेन है, जो रीनल वेन का गुच्छा है, उस वेन का जला के लेजर से उसको श्रिंक कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है कि वहां वेने नहीं रहेगा। जब वेन रहेगा तभी ना फट के ब्लीडिंग आएगा। ऐसे मानते हैं कभी मीट मछली खाया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, 2 दिन लेटिन हुआ, एक बार गया लेटिन करने, कस से कूथे कर भ्राम से लेटिन हुआ, मारा भ्राम से लेटिन फट गया, वहां का एनल वाल, लेटिन के बाद इतना सा ब्लड गिरा, फ्रेश पैखाना में खून आने लगा। फिर जैसे वो फटा, टीयर हुआ, वहां प्लेक्सस डेवलप किया, पैचेज बना, पैचेज के बाद वह हेमोरॉइड बन गया। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि हेमोरॉइड इज द कंडीशन कहाँ है कि जब रेक्टल वेन जो ग्रुप में प्रेजेंट है, जो नेटवर्क में प्रेजेंट है, वहां के प्लेक्सस में हार्ड स्टूल होने के चलते या किसी कारण के चलते वहां पे यदि रैप्चर होता है, और रैप्चर होने के बाद वहां पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन डेवलप करता है, इन्फ्लामेशन डेवलप होने के बाद वहां पैचेज बनता है, पैचेज बनने के बाद वहां हेमोरॉइड बनेगा, यानी कि वहां बवासीर बनेगा। जब पैच बनेगा तो वहां बवासीर बनेगा। बवासीर कहिए या अंग्रेजी में हीमोरॉइड बोलते हैं। हीम मतलब ब्लड, रॉइड मतलब पैचेज, यानी कि ब्लड उसमें ब्लीडिंग होगा, हेमोरॉइड में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा और पैचेज बनेगा। 3 को चीज में डिफरेंशिएट करना रहता है। एक हेमोरॉइड होता है, एक होता है फिशर, और एक होता है फिस्चुला। फिस्चुला को भकंदर बोलते हैं। फिशर में क्या हो जाएगा कि हल्का हल्का क्रेक करेगा वाल, और हेमोरॉइड में क्या हो जाएगा कि प्लेक्सस का पैचेज बनेगा। तो यह चीज को आपको समझना पड़ेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्वेलिंग एंड इन्फ्लाम्ड वेन इन द रेक्टम एंड द एनस इज कॉल्ड डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग। स्वेलिंग जो प्लेक्सस है या एनस वाल में स्वेलिंग होने के चलते क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होने के बाद वहां पे पाइल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हेमोरॉइड का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द डायलेटेशन ऑफ रेक्टम एंड एनस वेन प्रेजेंट इन इंटरनल वाल एंड लोअर रेक्टम एंड एनस। यानी कि यह जो होता है, जो रेक्टल और एनस का जो वाल है, रेक्टम और एनस का दोनों वाल है, जहां पे वेन ग्रुप में प्रेजेंट है, नेटवर्क में प्रेजेंट है, वहां पे रप्चर या फिर फटने के दौरान, वहां पे पैचेज बनने के पश्चात जो बीमारी डेवलप होता है, जो पैच डेवलप होता है, उसको हेमोरॉइड बोलते हैं या हेमोरॉइड पैचेज बोल सकते हैं। अब दो तरह का आपको हेमोरॉइड आपको मिलेगा। 2 तरह का हेमोरॉइड मिलेगा, एक होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड और दूसरा क्या होता है, इंटरनल हेमोरॉइड। क्या होता है, एक्सटर्नल हेमोरॉइड और इंटरनल हेमोरॉइड। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होता है, इट एपियर्स आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल स्पिंचर। एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है उसके बाहर में प्रेजेंट होता है, और इसको आप
फील कर सकते हो, पेशेंट अपनी उंगली से स्पर्श के द्वारा फील कर सकता है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होता है कि इट एपियर्स ओवर द इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसके भीतर यह एपियर होगा, वह फील नहीं हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकता है, कौन कौन कारण है हेमोरॉइड पैदा करने का, बवासीर होने का क्या क्या कारण है, किस किस बीमारी के चलते बवासीर हो सकता है। ऐसे क्लास का बवासीर भी जाइए है, पॉज करो। कॉजेज बवासीर होने के कारण क्या है, हेमोरॉइड से क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल वेन पाया जाता है लीवर में, तो लीवर में वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होने के चलते वहां ब्लड का प्रेशर बढ़ने के चलते जो होता है, ब्लड का जो अच्छा से जो ब्लड का जो आता है ब्लड वहां से, वह एनस के पास नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते क्या हो सकता है कि वहां पे चाहे ज्यादा ब्लड ऊपर नहीं गया और जितना ब्लड हुआ वो बैक फ्लो में क्या आ गया, वहां से होते हुए इंटेस्टाइन के होते हुए रेक्टम प्रेशर किया, रेक्टम प्रेशर के चलते एनस में प्रेशर हुआ, जिसके चलते जो हो सकता है हेमोरॉइड हो सकता है। दूसरा कॉजेज क्या है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। किसी को लगातार कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज समझते हो ना कि 2 दिन 3 दिन पे लेटिन हो रहा है, लेटिन हो रहा है तो लेटिन में आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, खूब कूख रहा है, तो थोड़ा सा निकला फिर थोड़ा सा निकला, उसको लग रहा है कि कितना बढ़िया से हमको लेटिन हो जाता, कितना दवा खाना खाता है, क्या खाता है, लेकिन उसका जो लेट्रिन जो है बिना दवा के नेचुरल तरीके से नहीं होता है, तो उसके चलते भी बार बार प्रेशर बनाने से, बार बार फैलाने सुखाने से स्पिंचर के और ज़्यादा हार्ड प्रेशर बनाने के चलते जो हो सकता है, लगातार कूदने के चलते हो सकता है हेमोरॉइड और एनल प्रोलेप्स डेवलप हो सकता है। तीसरा कारण है कोलन कैंसर। यदि कोलन मतलब कोलन का दूसरा नाम, जो लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है, कोलन। कोलन में कैंसर होता है, तो कोलन में कैंसर होता है तो कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल डेवलप करता है। जैसे मानते हैं कैंसर हुआ इस पार्ट में, तो इसके अगल बगल में एक सेल मतलब कि अलग से ग्रोथ कर जाएगा, जैसे मांस का ग्रोथ हो जाएगा, जो डेड मास होगा, एबनॉर्मल सेल होता है। और उस एबनॉर्मल ग्रोथ, कोलन में एबनॉर्मल ग्रोथ होने के चलते क्या होता है कि वहां को ब्लॉकेज करेगा, जो वेन और आर्टरी जो ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, एनस में चाहे जा रहा है, तो उसमें दिक्कत आएगा और उसके चलते जो हो सकता है हेमोरॉइड हो सकता है। चौथा क्या है कि एनल इन्फेक्शन। मानते हैं कि किसी कारण से एनल में इन्फेक्शन लग गया, कोई ट्रोमा इंजरी या फिर किसी कॉज के चलते, कोई वार्म इन्फेक्शन के चलते, फिर या उंगली से खुजला दिया, किसी को पेट में कीड़ी रहता है तो उसके चलते भी, या फिर कभी स्टूल कड़ा हुआ उसके चलते छिला गया, वहां पे इन्फेक्शन लग गया। इन्फेक्शन लगेगा तो क्या क्या होगा, इन्फेक्शन लगेगा तो इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो एनल इन्फेक्शन के चलते हो सकता है हेमोरॉइड डेवलप कर जाए। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग। कोई आदमी एक पोजीशन में बनाकर लगातार बहुत देर तक कोई बैठ के काम कर रहा है या खड़ा होकर काम कर रहा है, जिसके चलते वहाँ के नर्व या फिर वेन में ब्लॉकेज आ रहा है, रुकावट आ रहा है, या फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीका से नहीं हो रहा है, तो उसको हेमोरॉइड डेवलप हो सकता है। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट रेगुलरली। कोई सामान, भारी सामान उठा रहा है हमेशा और उसके चलते भी हेमोरॉइड डेवलप कर सकता है। या फिर किसी को हेरिडिटी है, यानी कि उसके माँ बाप खानदान में वंशानुगत है, मतलब दादों का बवासीर है, बाबुओं के माइयों का बवासीर है, बाबुओं का बवासीर है, चचों का बवासीर है, तो कुछ हेरिडिटी है कि उसको कॉन्स्टिपेशन का रोग है, कुछ ऐसा डिजीज होता है जो हेरिडिटी आता है, उसके कॉज के चलते हेमोरॉइड हो सकता है। या फिर रेक्टम में, रेक्टम जो जिसमें आके स्टूल जमा होता है और रेक्टम में ट्यूमर हो गया, मतलब गिल्टी हो गया, ट्यूमर मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया और उसके चलते वहाँ नर्व और वेन को कंप्रेस किया रेक्टल, उसके चलते भी हेमोरॉइड डेवलप हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पता किया था कि इंटरनल हेमोरॉइड होने के कारण, इंटरनल जो भीतर हेमोरॉइड हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल हेमोरॉइड के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्सटर्नल अवधि से क्या होता है कि जब इंटरनल हेमोरॉइड डेवलप करेगा इस सब कॉजेज के साथ, तो पैखाना में क्या होगा, ब्राइट रेड ब्लड आएगा। जब वहाँ के वाल को छीलेगा तो पेशेंट को स्टूल के बाद वहाँ से फ्रेश डार्क ब्लड आएगा। तो हम लोग यह चीज पाएंगे पेशेंट के एग्जामिनेशन में। अब सिम्टम क्या क्या मिलेगा हेमोरॉइड का, यह तो कारण हो गया किस किस कारण से बवासीर हो सकता है। अब उसका सिम्टम क्या मिलेगा, लक्षण क्या मिलेगा बवासीर का, ठीक है।
तो बवासीर का सिम्टम क्या है कि ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डिफिकेशन, यानी पैखाना करते समय क्या होगा, होने के चलते क्या हो जाएगा, जो एनल का वाल रप्चर हुआ, जो वेन फटा, उसके चलते ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा। कब होगा, तो ब्लीडिंग मतलब जब डिफिकेशन करेगा, जब पेशेंट पैखाना करेगा तो पैखाना के लिए जो स्पिंचर को फुलाएगा, और स्पिंचर को फुलाएगा तो जो फटा है वहां से ब्लीडिंग होगा, और बार बार फैलने सिकुड़ने के चलते वहां पे जब भी स्टूल करेगा उसके साथ फ्रेश ब्लड आएगा। अब ब्लड आएगा, इन्फेक्शन लगा है, फटा है, तो क्या होगा, पेन भी होगा, यानी पैखाना के रास्ते में दर्द भी रहेगा। यानी मुंह से खाता है आदमी, मजा देता है नीचे से, इसलिए ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है। दीपक बहुत मीट मछली खाता है। विजिबल एंड द पल्पेबल मास, आप देखोगे तो अगर कोई दूसरा कोई देखेगा तो बाहर से तुमको दिखाई देगा कि मास है, प्लेक्सिस का पैचेस दिखाई दे रहा है, या फिर तुम अपने उंगली से पल्पेबल करोगे तो फील होगा कि एक्स्ट्रा ग्रोथ मसल्स का हो गया है। कॉन्स्टिपेशन, उस पर हिस्ट्री लोगे कैसा है पेट, तो भाई हमको कब्ज रहता है। और जिसको बवासीर होगा, जिसको हेमरॉइड होगा, उसको एनस के रास्ते में पेन तो होगा ही, ब्लीडिंग तो आएगा ही, या फिर ब्लीडिंग नहीं भी आ सकता है तो पेन हो सकता है अगर हल्का है तो। लेकिन एक सिम्टम और मिलेगा कि उसके एनस में लगेगा खजुला है, बनेगा उंगली लगा खजुलाते रहे। क्यों होगा, क्योंकि रप्चर हुआ है उसका एनस का वाल, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है और इन्फेक्शन के चलते वहां पे इचिंग टेंडेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को ना। और लगातार ब्लड गिरने के चलते क्या होगा, उस पेशेंट में लगातार डेली पैखाना में इतना दिन इतना ब्लड गिरा है तो उसको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड। जब एनीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी धीरे धीरे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, SpO2 कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा। यदि कोई पेशेंट आ रहा है और आपको हीमोग्लोबिन कम मिल रहा है तो आप उससे पूछ सकते हो हिस्ट्री क्या है, कुछ हुआ है तो नहीं, मेल है तो कहेगा कुछ नहीं हुआ है, तो बवासीर वगैरह तो नहीं है तो कहेगा नहीं है। कितना लोग लेटिन करता है तो नहीं देखता है कहीं ब्लड आ रहा हो, तब पैखाना में दर्द होता है, पैखाना में खुजली होता है, एनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, सब एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट से बता के। ये नहीं कि पेशेंट से प्रोसीजर बता ही नहीं है, डायरेक्ट उसको रेक्टल निशान ले जाकर उंगली घुसा दी। यह सब प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। इन्फेक्शन उसको दिखाई देगा, इन्फेक्शन डेवलप करेगा। उसके बाद क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन, जहां पे उसको स्टूल फटा है, जो एनल वाल या फिर रेक्टल वाल फंसा है वहां पर लगेगा आग ऐसा लहर फेंक रहा है, दर्द ज्यादा रहेगा और बियरेबल दर्द रहेगा। और स्वेलिंग अराउंड फेनस, और एनसवा के बगल में देखिएगा तो लगेगा पूरा सूज गया, कैसे दांत फूल जाता है, तो वहां पे बार बार इन्फेक्शन लगने से, रप्चर होने से उसके अगल बगल के वाल भी फूल जाता है। तो बवासीर हो का ये कहानी है। तो बवासीर का कहानी को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट खाना कैसा खाता है, रोज दारू पीता है, ठंडा पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, हाँ कि खाना में सलाद खाता है कि नहीं, रुक्षांश खाता है कि नहीं, रोज मटन खाता है, चिकन खाता है, अंडा खाता है, पानी कितना पीता है, उसके घर में कितना लोग बवासीर तो नहीं है, माँ बाबूजी, दादा परदादा, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मौसा मौसी, सबका पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे मरीज सिक तो नहीं लग रहा है, मरीज वीक तो नहीं लग रहा है, एनीमिक तो नहीं लग रहा है। अगर एनस का सिम्टम बता रहा है तो फिजिकल एग्जामिनेशन वहाँ करेंगे कि वहाँ एनस के आसपास स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे पैचेज उंगली से फील करके देंगे, पैचेज तो नहीं दिखा रहा है, जहाँ पे नर्व है, जहाँ पे रेक्टल नर्व या रेक्टर वेन है वहाँ वेन के पास पैचेज तो नहीं बना हुआ है, इंटरनल पैचेज तो नहीं है, एक्सटर्नल पैचेज तो नहीं है। प्रोक्टोस्कोप होता है जिसे देखा जाता है, प्रोक्टोस्कोप स्कोप एग्जामिनेशन और प्रोक्टोस्कोप कहते हैं एनस में लगा दिया जाता है और एनस को वह डायलेट कर देता है और उससे आप आराम से देख सकते हो। प्रोक्टोस्कोप से एनल का एग्जामिनेशन किया जाएगा, वेजाइनल स्पेकुलम से वेजाइनल का एग्जामिनेशन किया जाता है, और उसके बाद आपको सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हो, क्लोनोस्कोपी करके देख सकते हो। इससे आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मेन चीज मैनेजमेंट में क्या है कि अगर नया नया बवासीर हुआ है, नया नया हेमोरॉइड डेवलप किया है तो आपको पेन को कम करने के लिए पेन का दवा खिलाना है, ठीक है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक खिलाना है। पैखाना कड़ा नहीं हो, पैखाना एकदम लूज हो, इसके लिए लेक्सेटिव खिलाना है। पैखाना ढीला करने वाले दवा को क्या बोलते हैं, लेक्सेटिव बोलते हैं। क्रीमाफिन आता है, क्रीमालेक्स आता है, या फिर पेट सफा, कायम चूर्ण, बहुत सारा चीज आता है। तो यह चीज आता है कि आपको क्या है कि फ्रीक्वेंटली पहले स्टूल पास हो,
कहीं रुकावट नहीं हो, पेन के लिए दवा देंगे। उसके बाद मेन ट्रीटमेंट जो होता है, गर्म पानी में पेशेंट को 5 बार बाथ सिटिंग इन द टॉप, सुसुम पानी में जीभी पेंट डालकर, जंसन वायलेट पेंट डालकर या टिंचर आयोडीन डालकर वहाँ पे बैठ के चूतर का सेकाई करना है, एनस का और रेक्टम का सेकाई करना है। इससे क्या होगा कि जो अगल बगल में जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो इन्फ्लामेशन कम होगा, वहाँ जो रप्चर हुआ है वहाँ के बैक्टीरियल ग्रोथ को रुकेगा। गर्म पानी क्या करता है, वो किल करता है। और उसके बाद रेक्टल में भी क्रीम लगाया जाता है, पाइल्स का भी क्रीम आता है जो वहाँ के इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है, स्वेलिंग को भी कंट्रोल करेगा। पैखाना जब आएगा तो उसको जेली को लगाने से क्या होगा कि उसके अगल बगल में छीलने के या दूसरा जगह रप्चर होने का चांस नहीं रहेगा, वहाँ के स्टूल को स्मूथ रहेगा, पेन को कंट्रोल करेगा, घाव को भरेगा। या जो होता है पर एनल जो क्रीम आता है, बहुत सारा क्रीम नाम से आता है, एनोवेट आता है, कुछ सुन करने वाला भी दवा के साथ आता है, एनेस्थेटिक्स वाला भी क्रीम आता है। हाँ, तो यह सब बहुत सारा आता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, हर पेशेंट के अलावा अलग अलग में है। और ज़्यादा दिक्कत हो जाने पर इसका क्या बोलते हैं, हेमोरॉइडेक्टोमी करते हैं, इंडोस्कोपिक लाइगेशन करते हैं। 2 तरह का सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। जब दवा से काम नहीं चलता है, ज़्यादा दिन से क्रोनिक केसेस हो जाता है, तो हेमोरॉइडेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ जो प्लेक्सिस बना है, जो पोच बना है, और जो पोचेज बनने के बाद जैसे मानते हैं कि रेक्टल भेन या रेक्टल नर्व जो है जो ग्रुप में है, और वहाँ ग्रुप में क्या हुआ कि जब वो फटा, जब इंजुरी हुआ उसमें, तो उसके चलते वहाँ इन्फेक्शन डेवलप किया, इन्फेक्शन डेवलप के चलते वहाँ पैच बना, पैच बन के नीचे झूल गया, तो उस पैच को हम लोग ऑपरेशन करके रिमूव करके फिर वहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, उसको हेमोरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। दूसरा होता है इंडोस्कोपी लाइगेशन। इसमें क्या करते हैं, इंडोस्कोपी मतलब दूरबीन वाला एक होता है, उसके द्वारा हम लोग जाते हैं और जहाँ पे पैचेज डेवलप किया गया है वहाँ पे जाके लाइगेशन कर देते हैं। वहाँ पे एक रबड़ का धागा टाइप का होता है, बांध के और उसको काट के निकाल देते हैं। तो यह सर्जिकल प्रोसीजर होता है। अब इसमें मेन चीज क्या करना है कि आपको इसके बचाव के लिए क्या करना है कि आपको खाने में रुक्षांश वाला चीज ज्यादा खाना है, फाइबर डाइट ज्यादा खाना है। फाइबर डाइट क्या है, तो जैसे पपीता हुआ, सेब हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, मतलब ऐसा खाना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाए, खाना अच्छा से हो। चना, मूंग चना हुआ, फुला के चना मूंग हुआ, टमाटर हुआ, प्याज हुआ, यह सब चीज का सेवन ज्यादा करना है। इंश्योर पेशेंट टेकन द एक्स्ट्रा फ्लूइड। पेशेंट को क्या करेंगे, ज़्यादा लिक्विड और शॉर्ट फ्लूइड लेना है। पेशेंट को यह चीज़ कहेंगे कि आपको मसालेदार चीज़ नहीं खाना है, आपको मतलब ऐसा फूड मटेरियल जो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होता है, जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, जैसे बटर, चिकन, पिस्ता, बर्गर, पनीर बटर मसाला, चिकन बिरयानी, चिकन कोफ्ता, मटन कढ़ाई, मटन कोफ्ता, मोमो, सेकुआ, ढेकुआ, ये सब नहीं खाना है। क्या खाना है, सॉफ्ट खाना खाना है, उसमें फाइबरस फूड ज़्यादा लेना है, सलाद का सेवन ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है, पेन को रिड्यूस करने का प्रयास करना है। पेशेंट को 4 बार 5 बार उसको वार्म वाटर में उसका एनस एरिया को बैठा के वहाँ पे लगाना है। कोल्ड अगल बगल में एडमिनिस्ट्रेशन का करना है, एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स क्रीम आता है उसको करना है। लेट्रिन को सॉफ्ट करने का प्रयास करना है, सॉफ्ट लेट्रिन हो। ट्रॉपिकल एनेस्थेटिक्स क्रीम्स को जैलोकेन जेली, एस्टेरॉइड, कुछ एस्टेरॉइड क्रीम का भी अप्लाई करना है। यह सब करके हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। तो बवासीर पे विजय पाना है तो खाना पीना पे कंट्रोल कीजिएगा तो विजय पाइएगा, नहीं तो विजय जब निराश होगा तो आपके चूतर में बवासीर होगा, एनस में बवासीर होगा और उसके द्वारा आपको अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, खाना में फाइबर फूड खाना है, बस यही चीज समझ लीजिए। किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी के चलते जो है स्टूल का रेक्टल वाल या एनल वाल में इन्फ्लामेशन नहीं आना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो उसी समय प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, बीमारी को ज्यादा देर बढ़ाना नहीं है। आदि उदी का सेवन, ऐसा जो कॉन्स्टिपेशन जो लैट्रिन सुखाता है उसका सेवन नहीं करना है। हरा पत्तेदार सब्जियां खाइए। जय हिंद, जय भारत। चलिए।